राधे राधे दोस्तों। कहानी के 15वें भाग में आप सभी का स्वागत है। दूसरे दिन बिंदी उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिंदी चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ नहीं खाया था, तुमने भी कुछ नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना कर दिया तो बिंदी बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लेंगे। चंदर चुपचाप चला गया। बिंदी थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वहां आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 निकालो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिंदी को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं। 20 तरह की बातें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिंदी आ गई और तस्तरी में भुना हुआ मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। एक रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई। कितना दुख हुआ देखकर। और बिंती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट कर फेंक देना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग है। यह तो सब उनमें धंसो तब उनकी जिंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिंती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिंती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। ये लो, 500 रुपये खर्च के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2 दिन के अंदर बुआ जी जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिंती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी थी तो उन्होंने चंदर से बिंती को बुलवाया। बिंती आई तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना ना हो, अपनी लड़की को बिया दियो, हमारी लड़की। फिर बिंती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिंती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिंती बहुत सी चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता कि बिंती को देखकर। जब बिंती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिंती से चिढ़ गया था। लेकिन बिंती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिंती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिंती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं अब कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से भी कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि वो 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिंती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन
जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझमें भी कुछ सत्व है। तो मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान की भी कोई चीज़ है। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद किया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक साधारण स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि यह याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर नसंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मन देखकर, लेकिन बिनती ने इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन में सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुँचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, मम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी 7 रंग की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी हुई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों से बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा, वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी दुनिया वासना से इतनी घबराती क्यों हूँ? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यास रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में आकर तुच्छ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। सी चंदर ने होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर अंगुलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छड़क पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह काँप उठा, सचमुच काँप उठा। नशे में चूर उठ कर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरोड़ाई का चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गया और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी की दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर न जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों से समेट लेना चाहा। इतनी आग नशा ठाए सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाह पास ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद में एक सी ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलके चूम ली। ठाए बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नसीली आवाज़ में पम्मी ने कहा और फिर उसे खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में से उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाए फिर तीसरी आवाज़ हुई।
चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ा। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी थी और वह पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए था। उसके घाव से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो सिर्फ कहो एक ही लगी थी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उससे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत थी, उसकी ओर देखता रहा। फिर झुककर उसे चूम लिया और फिर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था, जेनी से तो मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मैं मार डालूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहो। हाँ हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए तो मैं कहूँगा, जब जीवन का पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता है तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय सहन नहीं कर सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का कोई लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो यह उसकी असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। यह अब तुम जल्दी से पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी के हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पैरट संत सुखदेव हो गया है। अच्छा, चंदर ने सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास जाकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं, पहले मैं असाधारण आदमी था, अब भी हो? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा, असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा भी बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी तो वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब असाधारण आदमी नहीं हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है, आज मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास से झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तड़ोड़ाई के चांद को स्पर्श से सिरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बन चुका था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा।
चंदर ने बहुत हंसते हुए बहुत मीठे स्वर में कहा, बिंती आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी। चंदर ने बहुत दिन बाद पहले के स्नेह स्वर में कहा और बिंती के पीठ पर एक घूसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने जब वह यहाँ आई थी तब भी उसे उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों में भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर को के आग्रह टाल नहीं सकती। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक और बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदर ने बिंती की बाह में चुटकी काटकर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली कहेगी। इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधी बिंती के मुंह में रख दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पे पास में बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूँ? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्यों फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह उठाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। अब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते थे। आँख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी थी, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ पर बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहे मानोगे क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिंती। तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी है। कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना ही स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हर एक में हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उसका उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष तो यह तो हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुम्बन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियाँ दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहरा कर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए और तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए मेरी तड़ोड़ाई पुलक उठी हैं। तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए मेरे लाज के बंधन और शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? कैसा नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों पे मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो। बताओ बिंती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत?
विनती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है फिर वह किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है विनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी। और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे गिराता है? तुम आज की घटना देखो, तुम यह मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो। विनती बोली, नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ करता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो, मम्मी ने आज मुझे बाहु पास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगता बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जाती है? विनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं विनती? क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर ओट रख दिए थे, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ कि यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। विनती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के एक छोर से डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ नहीं समझ पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं पाती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ दो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई है, तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से विनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर विनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता विनती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफ़ी रात हो गई है। चंदर लेट गया। विनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। विनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो विनती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद विनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी वह घूमने जाता तो विनती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। विनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई थी। विनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। विनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रुखे और दृढ़ स्वर में कहा। विनती कुछ क्षण तक एकटक चंदर को देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ नहीं जवाब दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों विनती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी के घर घूमने चला जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़कर गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर तक चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय कर लिया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते के लिए आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी।
यह नहीं कहा जा सकता था कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर दिया है। ये ओट कभी अलग ना होंगे। यह बापास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम थी। दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिलें लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेले वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आ गया। रिक्शे में कोई पर्दानसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शे के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानसीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फलसाई रंग की चुन्नी ओढ़े थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में मुझे ले जाना आकर। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चला गया और वह सीधे अंदर चली गई। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी और हंसने में भी असक्त है। चेहरे पर एक पीली छाया थी। ऐसा लगता था देखने से ही कि लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वहीं उनके पास जाकर पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? अब नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी और अपनी किस्मत, जिंदगी और अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसु हैं। जी हाँ। और गेसु ने बड़े तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद वैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली और उसकी पीली आंखों में एक मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। फिर एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोग आपने मकान छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं हैं। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं। यीशु का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है? क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर वह भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी सी ही उदासी हंसी हंस कर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी। जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं।
गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई थी कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे के बाद एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे स्वर में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लान की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंदर भाई। कौन जानता है कि अख्तर मियाँ को क्या मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए मेरा ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबा कर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है। गेसु को अख्तर पर शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या, यह सब बातें कहने सुनने की होती। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई और वह राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कस्त कर लिया कि मैं अब शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून में मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया है। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप क्यों, आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत में बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी ने कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूँ किससे? उससे, दिल की तन्हाइयों को जिसके सजदे पड़ती थी। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहरा उठी और उसकी कंचनलता सतन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थिति ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु के माथे पर सिकन नहीं, बाहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम में स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबोने की कोशिश की। गेसु का अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टास उठी। उसकी दिल की धड़कनों में कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को ना पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ आई। दर्द यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे, यह वही जानती थी। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के अकीदे को और मजबूत कर दे, आदमी को कदमों को और ताकत दे दे। आदमी के दिल की ऊंचाई ना दे तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक दिन जिंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था
कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। गेसु चुपचाप बैठी रही। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था। याद है? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा।